फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क में मैं हूं अंसर रूपाली। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए मैदान में जा रही है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से इन चुनावी जो है समर का मुकाबला कर रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, आज हम उन चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी समर के मौके पर किस तरह से उनके अंदर नई जिंदगी फूंकने में लगा हुआ है और आज नया कार्यकर्ता या पार्टी का वर्कर या फिर ये कहा जा सकता है कि जो युवा नेता है वो पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी तरह की तैयारियां हैं संगठन को मजबूती को लेकर के, इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस को लेकर कई तरह के सवालात खड़े होते आए हैं। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर वसीम सागर आजमी साहब हैं, झारखंड पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी विभाग कांग्रेस के इंचार्ज और ऑब्जर्वर के तौर पर जो है तैनात किए गए हैं। चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, पश्चिम बंगाल का दौरा करके आए हैं, आज वो हमारे साथ है। सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क में। आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, चूंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में बहुत ही कम समय बाद होने वाला है। देखिए, चुनाव तो सारे चुनाव अहम होते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल दो नजरियात की लड़ाई है जी। और कहीं न कहीं मौजूदा सरकार जो केंद्र में चल रही है या जो बहुत सारे प्रदेशों में चल रही है, उसने इस लड़ाई को और बड़ी बना दिया है। खास तौर से मैं बंगाल के हवाले से बात करूं तो आप देखेंगे कि पूरी बीजेपी सरकार और पार्टी, ये दोनों लोग वहां कैंप करके कहीं न कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चुनाव हिंदू वर्सेस अदर है। नहीं तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? कांग्रेस का काम यह है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पे चुनाव लड़ रही है, अपने काम के नाम पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इस मैसेज को भी देना चाह रही है और पार्टी इस पे काम भी कर रही है। खास तौर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जब से मैं देख रहा हूँ वहाँ का, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इस पे फोकस किए हुए है कि वो लोगों में ये मैसेज दे कि बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बंगाल का चुनाव बना के इसको सत्ता अपनाई जाए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इस चीज को मान चुके हैं और वो इसको लेके घर घर तक जा रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि बंगाल का अपना एक कल्चर है और बंगाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होने जा रहा है। वहाँ पे जो काम किया है या जो आपका एजेंडा है उस पे काम होगा। न तो प्रदेश की सरकार ने वहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है और न ही केंद्र की सरकार ने। ऐसी सूरत में कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है और वो ये चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो उनको के साथ हमेशा जुड़ा रहा है वो जुड़ा भी रहेगा और उनके मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी भी। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अगर मौजूदा सिनेरियो को देखें, एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हो, ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन बना है वो अपने आप को कहाँ देखता है? इसमें इस चीज को भी हमें नए सिरे से देखने की जरूरत है। लोग बंगाल को सिर्फ एक साल से देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे एक साल से नहीं, पिछले 5 साल से देखना पड़ेगा, जब से ममता बनर्जी की दूसरी सरकार बनी है। और मीडिया ने खास तौर से, मैं आपको नहीं बोलूंगा लेकिन और लोगों को कहूंगा कि जो गोदी मीडिया जिनको हम कहते हैं, वो जिस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं उससे ये लगता है कि चुनाव ममता वर्सेस भाजपा है, जबकि आज भी विधानसभा में प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपको लगता है कि ममता वर्सेस अगर भाजपा बनता है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, इसमें हमको अपने नजरिए को बदलना होगा। खास तौर से हमें अपनी कैंपेनिंग को ले जाना होगा कि भाजपा और ममता ये दोनों एक प्रदेश की सरकार है, एक देश की सरकार है, कि इन दोनों ने बंगाल के लिए क्या किया है।
अगर कुछ नहीं किया है तो हम ये वोटर के बीच में ले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वोटर आज का इतना समझदार है कि वो जरूर कहीं ना कहीं इस बात को मानेगा, और वो रिजल्ट की शक्ल में जब देखेगा कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में ममता ने भी कुछ नहीं किया है और 7 सालों में केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया है, तो वो कांग्रेस को वोट देने की कोशिश करेगा। अच्छा सागर, एक चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर लंबे समय से देखें, एक लंबा इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट पार्टियों की सरकार रही, उसमें भी अल्पसंख्यकों को लेकर के किसी तरह का कोई खास उत्थान देखने को नहीं मिला। लेफ्ट पार्टियों ने उस तरह से जो है अल्पसंख्यकों का उत्थान नहीं किया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता आई है, वहां पर भी उस तरह की कोई खास उम्मीद मुसलमानों को या अल्पसंख्यक समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको उतना फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया है। बावजूद इसके इन तमाम चीजों के होते हुए, चूंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है, ऐसे में आपको कितनी बड़ी ये चुनौती नजर आता है ममता बनर्जी और फिर तमाम चीजें जो हो रही हैं? मैं जो मीडिया का ओपिनियन है, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चुनाव ममता वर्सेस भाजपा है। लेकिन जब आप जमीन पे जाएंगे तो लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि भाई दीदी ने भी तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। इमाम की तनख्वाह तय कर देने से ये नहीं हो जाएगा कि आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है। जो अल्पसंख्यक पढ़े लिखे हैं वो ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई आप इमाम की तनख्वाह भी तो हमारे वक्फ बोर्ड के ही पैसे से दे रहे हैं, कौन सा आपने सरकारी पैसे से हमको दिया? नहीं, जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, लेफ्ट पार्टियों ने कुछ नहीं किया, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए वहां पर गैप है और उसको आसानी से भरा जा सकता है? देखिए, इस वक्त चूंकि हमारा लेफ्ट से अलायंस है और लेफ्ट पिछले 10 सालों से सिस्टम से बाहर, तो लेफ्ट की जो कमियां थी उस पे लोगों ने अपना 2 बार वोट किया और लेफ्ट को सिस्टम से बाहर रखा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो लेफ्ट का अलायंस है ये एक मजबूत अलायंस होगा। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि भाजपा आज भी वहां दूसरी पार्टी बनने की लड़ाई कर रही है। वो सत्ता पाने से तो बहुत दूर है, क्योंकि वो सत्ता पे बार बार फोकस कर रही है ताकि हिंदू वोट हिंदू के नाम पे भाजपा के साथ चला जाए और वो दूसरी बड़ी पार्टी बनके फिर अपना रोल बड़ा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को बखूबी समझ रही है और वहां का वोटर भी समझ रहा है। मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा। अभी पिछले दिनों ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से रिजाइन करके भाजपा में गए। शुभेंदु अधिकारी के बारे में जो लोगों का ओपिनियन है और जो भाजपा का ओपिनियन है वो ये कि उसका 35 सीटों पे असर है। मैं जब उस क्षेत्र में गया तो मुझे भी लोगों ने बताया कि हाँ, हम शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं और इस इलाके में शुभेंदु अधिकारी के कहने पे वोट पड़ता है। लेकिन जब मैंने तह में जाने की कोशिश की तो लोगों ने ये बताया कि हम उस शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं जो ममता के साथ है और बीजेपी के खिलाफ है। हम उस शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर वो लेफ्ट में जाते या कांग्रेस में जाते और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते तो हम तब भी रहते, लेकिन हम बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में जब वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं जाएंगे तो आप ये बताइए कि जो 35 सीटों का भाजपा सिर्फ एक लीडर के नाम पे दावा करती है वो तो यूं ही खत्म हो जाता है। दूसरी बात कि वो वोट अब कहाँ जाएगा? वो वोट अल्पसंख्यक का है। अल्पसंख्यक का अगर आप इतिहास देखेंगे खासतौर से मुर्शिदा और मालदाबाद में, तो वो हमेशा से कांग्रेस परिवार के साथ रहा, खासतौर से गनी खान चौधरी के परिवार के साथ रहा। और आज भी उस इलाके में गनी खान चौधरी के परिवार के लोगों को लोग ऐसे मानते हैं जैसे उनको उसमें अपना लीडर दिखता है। ऐसी सूरत में वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और जिन 35 सीटों पे बीजेपी दावा करती है, मुझे लगता है कि उन 35 सीटों में भी कांग्रेस को आएगी। अच्छा, एक नेट से अगर आपसे ये समझना चाहें, कांग्रेस का पिछले चुनाव के मुकाबले में पोजीशन अच्छी होगी या सत्ता तक पहुंचने की ये पूरी लड़ाई है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि चुनाव का परिणाम आएगा तो आपको नजर आएगा, लेकिन जो तैयारी हमारी है और जिस तरह से वोटर का रुझान हमको दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बात दिखती है कि लोग कांग्रेस
कांग्रेस को चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोगों ने कांग्रेस को, जिसकी कोई हैसियत लोग नहीं काउंटिंग कर रहे थे, वो 44 सीटें जीत के प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी की शक्ल में उभर के आई थी। और जब वो दूसरी बड़ी पार्टी है, पर वक्त दूसरी बड़ी पार्टी है, तो ऐसी सूरत में मीडिया का ये इनकार कर देना कि सिर्फ टीएमसी वर्सेस भाजपा चुनाव है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो यानी राजनीति में साजिश हो रही है, सागर आजमी साहब का ये कहना है। लेकिन इस पूरी बातचीत के दूसरे हिस्से को अगर हम जो है उसमें आए और उससे समझना चाहे, कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के, कांग्रेस में जिस तरह की चीजें हैं उसको लेकर के कई तरह के सवालात उठते रहे हैं, आप उसे कैसे देखेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में हर आदमी को ये आजादी है कि वो अपनी राय दे। मेरी भी राय हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, या अदर्स भी जो कांग्रेस के मेंबर हैं उनकी अपनी एक राय है। कुछ लोगों का मानना है कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, कुछ का मानना है कि लीडरशिप जैसे है हमें इस पे विश्वास है और हम इस लीडरशिप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि इस बात पे सब सहमत हैं कि हम कांग्रेस के साथ काम करना चाह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे तभी हम काम करेंगे या सोनिया जी अध्यक्ष रहेंगी तभी हम काम करेंगे। सारे लोग कांग्रेस के नाम पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में जो वो छोटी मोटी चीजों को बात का बतंगड़ बना के पेश किया जाता है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने लेटर लिखा या कपिल सिब्बल साहब ने लेटर लिखा, तो उस लेटर का महत्व खत्म हो जाता है। वो अपनी एक राय दे रहे हैं कि चुनाव अगर हो जाए तो बेहतर है, लीडरशिप फुल फ्लेज प्रेसिडेंट आ जाए तो बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो एक आम आदमी भी कहेगा कि भाई अडाक पे कब तक काम चलेगा, परमानेंट हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये घर के अंदर की बात पे बाहर के लोगों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, वर्कर कांग्रेसी, कांग्रेस का जो कैडर है उसको कांग्रेस पे विश्वास है ना, किसी व्यक्ति विशेष पे विश्वास नहीं है। उसको कांग्रेस पे विश्वास है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे विश्वास है और उस आइडियोलॉजी को जो लीड कर रहा है उस पे विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम सागर आजमी साहब। नेक ख्वाहिशात के साथ हम भी दुआ करेंगे कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, या पार्टी जिस तरह से जिन तैयारियों के साथ चुनाव में उतर रही है या संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो ताकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपना रोल अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से फ्री जनरल मीडिया से बातचीत की। हम इस सिलसिले को जो है हर हफ्ते या हम कुछ नए मेहमानों के साथ आगे भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।